गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम एचआरएम के अंदर जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज कंपनसेशन एंड कंपनसेशन पॉलिसी। कंपनसेशन को अगर दूसरे टर्म में बताया जाए तो वेजेस पॉलिसी क्या है या वेजेस का क्या सिस्टम रहता है, ये सैलरीज का क्या सिस्टम रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, या पेमेंट का जो फाइनेंशियल पेमेंट रहती है एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को, वो क्या है, उसकी क्या पॉलिसी रहती है। सो बेसिकली कंपनसेशन हम किसे बोलते हैं? कंपनसेशन का मतलब है कि अ, कि द वेजेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी वर्कर को उसकी सर्विसेज लेने के ऊपर देती हैं, उसे हम वेजेस या सैलरी कहते हैं। ये वेजेस मतलब दिहाड़ी और सैलरी मतलब महीने के अंत में दी जाने वाली तनख्वाह। ठीक है, सो ये हो सकती हैं। तो वेजेस बेसिकली क्या हुई, कंपनसेशन क्या हुई? Compensation is the basis or the salary which a worker get from the employer for rendering his services to the organization। ठीक है, सो वेजेस क्या हुई या कंपनसेशन क्या हुई या सैलरी क्या हुई कि उसके बदले में काम करने में जो भी सर्विसेज हैं, एक जो वर्कर है जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी सर्विसेज देता है उसके बदले में जो उसको पेमेंट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कंपनसेशन, वेजेस या सैलरीज कहते हैं। सो बेसिकली ये दो तरह की हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब जिसमें मनी रहती है, और नॉन मॉनेटरी जिसमें मनी नहीं रहती, जैसे कोई क्लब की मेंबरशिप है या कोई गिफ्ट है ना, या कोई सर्टिफिकेट है ना। सो ये इस तरह के रिवार्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंपनसेशन। सो ये दो तरह की हुई, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं एक कंपनसेशन के। कंपनसेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजेस की। सो वेजेस क्या होती हैं? वेजेस बेसिकली वो दिहाड़ी जो दी जा रही है एक एम्प्लॉयज को, दी जा रही है काम करने के बदले में। ठीक है, तो जो अमाउंट पे किया जा रहा है ना। सो बेसिकली जो कॉम्पनसेशन है वो दो तरीके से निकाली जाती है। एक है टाइम रेट या टाइम बेस्ड सिस्टम। टाइम रेट या टाइम बेस्ड सिस्टम, 1 सेकेंड। जो कॉम्पनसेशन है वो दो तरीके से निकाली जाती है। एक टाइम रेट सिस्टम है, टाइम रेट सिस्टम है ना, जो ये मेथड्स हैं, एक टाइम रेट सिस्टम है और दूसरा है पीस रेट सिस्टम। PIECE, पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम है। सो टाइम रेट सिस्टम बेसिकली क्या है, जिसमें हम पर आर के जो फिक्स्ड रेट होंगे उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक पर्टिकुलर काम को करवाना था, तो जो है जो फिक्सेशन हुई थी कि एक पर आर के हिसाब से मुझे 50 रुपये देने हैं, पर आर के हिसाब से मुझे इस काम को करने के 100 रुपये देने हैं, है ना। तो इस तरह का जो सिस्टम है उसको बोल दिया हमने टाइम रेट सिस्टम, कि टाइम के हिसाब से देंगे। और पीस रेट सिस्टम मतलब कि अगर आप पर्टिकुलर एक इतना पोर्शन, मतलब कोई मेजरमेंट हो सकती है या कोई मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी हो सकती है, तो ये करते हो तो इतना, मान लिया कि अगर आप 100 किलो जो है 100 किलो कोई सामान बना देते हो, है ना, तो इतने रुपए पेमेंट होगी, है ना। 200 किलो बनाते हो तो उसका डबल हो जाएगा, या जो भी अमाउंट फिक्स किया होगा। तो ये पीस रेट या इतने बाई इतने स्क्वायर फुट, जैसे जो मैसन्स लोग हैं वो क्या बोलते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से चलते हैं कि इतने स्क्वायर फीट में अगर टाइल्स लगानी है तो इतने रुपए चार्जेस होगा, है ना, पर स्क्वायर फीट का रेट। सो इस तरह से हम कंपनसेशन के मेथड से हम कंपनसेशन कैलकुलेट की जाती हैं। नाउ कंपनसेशन के क्या कंपोनेंट्स हैं? सो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन की बात करें, की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स की बात करें किसके? कंपनसेशन सिस्टम की, तो इसमें क्या आती हैं? सबसे पहले वेजेस और सैलरीज। वेजेस और सैलरीज, है ना। वेजेस क्या है? आप सभी जानते हैं कि वेजेस क्या है बेसिकली, कि जो दिहाड़ी दी जाती है, जो फिक्स्ड अमाउंट होता है कि इतने दिन काम करोगे ना तो इतनी सैलरी पे आउट होगी, उसको हम वेजेस बोलते हैं। और सैलरी जो महीने के अंत में आपको पेमेंट के थ्रू दी जा सकती है, तो वो वेजेस और सैलरी हो गया। देन आता है इंसेंटिव्स।
इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने सेट टारगेट से ज़्यादा काम कर दिया तो उस पे आपको इतने रुपीस चार्जेस जो हैं वो इतने रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट वी नोन एज इंसेंटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे बिजनेस में टारगेट्स हैं कि आपने 100 करोड़ का बिजनेस किया तो आपको जो है उसमें से 5% या 1 लाख रुपीज जो हैं एक्स्ट्रा आपकी सैलरी के साथ उसका पेमेंट होगा, दैट इज नोन एज इंसेंटिव्स। देन अलाउंस। अलाउंसेस क्या होते हैं? जो सैलरी के साथ अलाउंसेस दिए जाते हैं। अलाउंसेस कैन बी एचआरए, हाउस रेंट पेमेंट होती है, या मोबाइल्स की पेमेंट होगी, है ना, या डेयरनेस अलाउंस रहेगा, ये रहेगा। इसके अलावा क्लेम्स। क्लेम्स क्या होते हैं? बेसिकली क्लेम्स किसको कहा जाता है कि अगर आपने किसी भी कंपनी के किसी भी वर्क को करने के लिए अपने पैसे खर्च किए हैं तो उसकी जो है पेमेंट कंपनी जो है वो कर देती है ना। सो फॉर एग्जांपल मुझे स्टेशनरी मंगवाने पड़ गई, ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने अपने पैसों से अपनी मनी से क्या है वो स्टेशनरी मंगवाई है जो कि ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ होनी थी, तो उसके बदले में मुझे रिम्बर्समेंट किया जाएगा, कंपनी जो है उसके चार्जेस मुझे वापस कर देगी, दैट इज नोन एज क्लेम्स। देन ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होती है? ये एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म जो भी पर्सन 5 या 5 साल से ज़्यादा समय जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में व्यतीत करता है तो उसको सैलरी के साथ ग्रेचुटी के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, जो कि उसकी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग सेट की जाती है। देन द टैक्सेस। टैक्सेस में हमारे पास यू नो वेरी वेल टैक्सेस में क्या होता है। टैक्सेस में अगर आपकी सैलरी जो लिमिट है, जो टैक्स की लिमिट है उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं अपनी सैलरी से, है ना, दैट कम्स अंडर टैक्सेस। ठीक है। नाउ फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट ऐसे बेनिफिट्स फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे बेनिफिट्स हैं ना जो कि सैलरीज के साथ मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है ना, देन मेडिकल फैसिलिटीज हैं, है ना, देन हॉस्पिटल्स एक्सीडेंटल रिलीव्स हैं, या ग्रुप इंश्योरेंस है, कैंटीन का बेनिफिट है ना, यूनिफॉर्म का, है ना, इस रिक्रिएशंस का, इन सभी को हम फ्रिंज बेनिफिट्स में काउंट करते हैं। देन पर्क्यूसाइड्स में हमारे पास आते हैं जैसे कार। कंपनी जो आपको कोई भी काम करना है, कार आपको प्रोवाइड कर रही है, या मोटर बाइक प्रोवाइड कर रही है, या किसी क्लब की मेंबरशिप प्रोवाइड कर रही है, हाउस दे रही है ना, ये पर्क्यूसाइड्स में काउंट होते हैं। सो दिस कम्स अंडर दिस वी नोन एज, इसको हम बोल देते हैं कि क्या क्या हमारे कंपनसेशन पे जो है पॉइंट्स हैं। नाउ विल डिस्कस मोर अबाउट द नाउ हम डिस्कस करेंगे वेजेस पॉलिसीज के बारे में। सो बेसिकली वेजेस पॉलिसी जो है वो क्यों बनाई जाती हैं? वेजेस पॉलिसी बेसिकली क्यों बनाई जाती हैं? वेजेस पॉलिसीज क्यों बनाई जाती हैं? बेसिकली ये जो वेजेस सेक्टर है, जो ये कंपनसेशन का पार्ट है, वेजेस पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम। सो बेसिकली क्या है जो वेज पॉलिसी है, ये बता देते हैं कि एक तरह का ये सिस्टमेटिक एफर्ट्स है बाय द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू नेशनल वेजेस सिस्टम। जो भी नेशनल का वेजेस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक गवर्नमेंट का एफर्ट्स है। ठीक है, तो वो जो है इन रिलेशन टू नेशनल बेसिस और सैलरीज को लेके, है ना, कि उसके लिए कोई ना कोई ऐसा लीगल लेजिस्लेशन या ऑर्डर कह सकते हैं, या कोई ऐसा रूल या रेगुलेशंस बनाए जाएं जिससे क्या है एक पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर एरिया और ऑर्गेनाइजेशंस में पर्टिकुलर एक वेजेस और सैलरी को सेट किया जा सके। बेसिकली इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि क्यों वेजेस पॉलिसी बनाने पड़ती है? तो बेसिकली क्या है उन पोजीशंस के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन पोजीशंस के लिए वेजेस सेट करनी है जहाँ पे जो है क्या है बार्गेनिंग कम हो सकती है। अब बार्गेनिंग का क्या मतलब है? यू नो वेरी वेल लिटरल मीनिंग बार्गेनिंग क्या होता है, नेगोशिएशन। ठीक है, जैसे वर्कर प्रोफाइल है, लेबर प्रोफाइल है, तो वो लोग जो है पहले ही डोमिनेट
स्टेज में होते हैं, है ना? तो वो लोग जो हैं डिमांड नहीं कर सकते। अगर उनको बोल दिया जाए कि मैं 200 रुपये दूँगा या 2000 रुपये दूँगा या 5000 तो फिक्स करवा दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन कर देती है, ताकि उनको प्रॉपर वे से मेहनताना मिल सके, उनका जो वर्कर है, उसकी जो लेबर है, वो प्रॉपर वे से मिल सके। इसलिए क्या है, ये पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ी। देन दूसरा इसका मोटिव ये था, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, तो जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कुछ हिस्सा जो है एक वर्कर को भी मिल सके। देन एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, ताकि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, तो हमें जो है वेजेस और सैलरीज की पॉलिसीज बनाने पड़ेगी, है ना? माल प्रैक्टिसेस बेसिस में माल प्रैक्टिसेस होने के बहुत चांसेस थे, इसलिए हमें ये बनाने पड़ी, वेजेस पॉलिसी बनाने पड़ती हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेजेस पॉलिसी। नाउ ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो विद इन द टाइम लिमिट और विद इन द फ्रेम जो है ये इंक्लूड हुई? तो पेमेंट बेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट जो है 1936 में आया था, 1936 में आया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें हर वो व्यक्ति जो काम करता है, जो कामगार है, उसे हमें वेजेस देनी ही पड़ेगी, ठीक है? देन उसके बाद आया हमारे पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये क्यों आया? इसके बाद ये 1947 में है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आने के क्या कारण थे कि अगर वेजेस को लेके कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो एक ट्रिब्यूनल सेट कर दिया उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व, इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कि क्या प्रोविजन होने चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, है ना? देन उसके बाद मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट कब आया? 1943 में। मिनिमम वेज एक्ट कि कहीं ना कहीं जो स्किल्ड हैं उनको मिनिमम कितनी सैलरीज देनी है ना, जो एक सेमी स्किल्ड है उनको कितनी देनी है, तो मिनिमम इतनी तो सैलरी उस ऑर्गेनाइजेशन में देनी ही पड़ेगी। सो मिनिमम। फिर देन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो कि 1976 में आया, 1976 में आया। इक्वल रेम्यूनरेशन की अगर कोई पर्सन जो है सेम काम कर रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी उसको सैलरी मिलती है उतनी ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी सैलरी मिले। देन इसके लिए एक वेज बोर्ड भी बनाया गया, वेज बोर्ड भी बनाया गया। आज की डेट में ये जितना भी काम है वो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, ये काम करते हैं। लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स का ये काम है। बट इसके साथ साथ ये जो जितने भी एक्ट हैं या जितनी भी ये चीज़ें बनी हुई हैं, वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। रीज़न कि एमएनसी जो हैं, जो अदर डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं, उनकी सैलरीज सेम जॉब के लिए और दूसरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है? अगर मैं एक एग्जांपल करूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पर्टिकुलर जॉब रोल्स के लिए जो हैं वो सैलरीज कुछ और हैं, वेयरएज़ पर्टिकुलर जॉब रोल, सेम जॉब रोल जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वहाँ पे उसकी वेजेस और सैलरीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसके अलावा मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है वेजेस में और सैलरीज में। देन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क को जितना पे आउट होता है एज कम्पेयर टू एक एलआईसी के क्लर्क को ज़्यादा होता है पे आउट। तो इस तरह से ये वेजेस बोर्ड बनाए तो गए हैं, मगर ये फुली प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट आज की डेट में भी नहीं हो रहे हैं। सो वेज पॉलिसीज़ की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है ताकि
हम जो हैं प्रॉपर वे से वेजेस को, मिनिमम वेजेस को जो एक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। बट कुछ कहीं न कहीं किसी कारण से प्रॉपर रेगुलेटरी सिस्टम ना होने की वजह से ये आज की डेट में भी इसी तरह से चल रहा है। सो होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।